हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई हम सीए इंटरमीडिएट का सीए फाउंडेशन, ठीक है, सीए फाउंडेशन का एग्जाम चल रहा है। अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब एग्जाम से पहले रिवीजन्स करेंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन्स क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम क्या कर देंगे, रिवीजन करा देंगे, जिससे आप क्या कर सकोगे भाई, एग्जाम से पहले इन सब टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करके जाओगे। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक साल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपका आईसीआई का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग इसे डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिजरी नोट्स, ठीक है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसको समझेंगे। सबसे पहले समझो, एक स्टोरी बनाते हैं। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। देखो भाई, आप जानते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज बिजनेस में किया जाता है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, जब आप, सपोज ये एक सेलर है, ठीक है, सेलर, और ये आपका बायर है, ठीक। अब बायर और सेलर के बीच आप जानते हो रिलेशन होता है, ठीक है ना। सेलर क्या करता है, गुड्स को सेल करता है, बायर उसे परचेज करता है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, भाई बायर अगर उसको, सेलर को पेमेंट कर देता है तो काम खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कोई बीआर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसी कोई बात नहीं आती है, ठीक है ना। बट अगर यहाँ पे क्या होता है, सपोज आपके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, कैश अभी पे करने के लिए पैसे नहीं है। तो इस केस में क्या किया जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स आता है इनके बीच, ठीक है ना। लीगल डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिजरी नोट, ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिजरी नोट, ये एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। जो कि भाई, इसे क्या कराया जाता है, एक्सेप्ट कराया जाता है, किससे, जो बायर होगा। अब समझो बात को अच्छे से, ध्यान से सुनो। ये देखो, हमने टॉपिक देख लिया क्या क्या हमको कराना है। अब देखो, इस स्टोरी को समझ लो, बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेलर है, ये आपका बायर है, ओके। सेलर क्या करता है भाई, गुड्स सेल करता है, और बायर क्या करता है, परचेज करता है। सिंपल सी बात है। अब सपोज बायर के पास कैश पेमेंट होता, तो क्या करता, वो कैश पे कर देता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट ये अपने बुक में एंट्री करेगा सेलर, काम खत्म हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन सी एंट्री कर लेता बेटा, आराम से ये भी एंट्री करके फिनिश कर देता। क्या करता ये भाई, ये परचेज अकाउंट करता, क्या करता, परचेज अकाउंट डेबिट कर देता। उसके बाद टू कैश पेमेंट करता, खत्म काम, ओके, ये कंप्लीट हो जाता। लेकिन बात कब बिगड़ जाती है बेटा, जब बायर के पास पैसे नहीं होते, क्या नहीं होते बेटा, ये कैश नहीं है इसके पास, कैश अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे सेलर गुड्स सेल कर रहा है, बायर परचेज कर रहा, बायर के पास कैश नहीं है, मतलब पैसे नहीं है उस समय। तो अब बायर क्या करेगा भाई, रिक्वेस्ट करेगा, सेलर भैया ऐसा करिए, 2 महीने बाद आपको पेमेंट दे दे तो चलेगा, 3 महीने बाद पेमेंट कर दे तो चल जाएगा। तो बायर भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, सेलर अब क्या करेगा भाई, मान लो ऐसे ये बिजनेस की बात चल रही है। भाई बिजनेस में छोटे मोटे तो ऐसा है नहीं कि 100 रुपए का माल सेल किया, चलो भाई ठीक है दे देना, 1-2 दिन बाद देना, 1 महीने बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ पे बिजनेस के अंदर आपका करोड़ों की सेल होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो भाई करोड़ों रुपीस है, तो ऐसे हम किस पे विश्वास कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते ना। तो अब सेलर इनसिक्योर फील करेगा, क्या करेगा, इनसिक्योर। तो वो उसे क्रेडिट पे गुड्स नहीं सेल करेगा। अगर वो सिक्योर फील करने लगे तो वो सेल कर देगा। तो यहां पे क्या आएगा भाई, सेलर बोलेगा ठीक है भाई, आपको मैं
2 से 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे देता हूं। लेकिन मैं एक डॉक्यूमेंट्स ड्रॉ करता हूं जो कि सेलर ड्रॉ करता है, और आप एज अ बायर क्या करोगे, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लिया भाई, बायर एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसकी लाइबिलिटी एराइज हो जाती है। क्या एराइज हो जाती है? लाइबिलिटी। देखो ध्यान से समझो, यहां पे सेलर क्या करेगा, एक भाई डॉक्यूमेंट्स को ड्रॉ करेगा जिसका नाम है बीआर। क्या होता है? बीआर। ठीक है, ये बीआर को ये ड्रॉ करेगा। ड्रॉ करने के बाद इसके अंदर सारा सब कुछ अमाउंट लिख दिया जाएगा कि भाई इतने का गुड सेल कर रहे हैं, भाई किसको सेल कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ डेट डाल देंगे, 3 मंथ क्रेडिट पीरियड। ठीक है, ये सारा। उसके बाद हम सिग्नेचर कर देंगे और इसे भाई जो भी पार्टी है उसके पास सेंड कर देंगे। सपोज ये बायर है, बायर क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट में अपनी सिग्नेचर करेगा। ठीक है ना, सिग्नेचर कर देगा और इसे सेलर के पास सेंड कर देगा। सिंपल सी बात है। तो अब बायर के पास क्या आ गया, बिल्स पेएबल आ गया। ये क्या आ गया? बिल्स पेएबल। और सेलर के पास क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना, ये ड्रावर है, इसे क्या बोलते हैं? ड्रावर। और ये जो एक्सेप्ट करता है इसे ड्रावी बोलते हैं। ओके, ये आपका ड्रावी हो गया, ये आपका ड्रावर हो गया। ड्रावी बिल्स को एक्सेप्ट करता है तो ड्रावी की लायबिलिटी एराइज हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिल्स पेएबल। ठीक है ना। और सेलर के पास क्या आता है? बीआर आता है। बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना, इसकी नेचर होती है असेट। ये किस नेचर का होता है? असेट नेचर का, बिल्स रिसीवेबल। और इसका नेचर होता है लायबिलिटी। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मान लो 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये क्या करेगा, सेलर 3 मंथ कंप्लीट होने पे इस बायर के पास जाएगा, इस डॉक्यूमेंट को लेकर के बोलेगा, भाई बायर भैया, बायर भैया, आप ये बिल पढ़िए, आपने इसे एक्सेप्ट किया था, 3 मंथ बाद आपका ये बिल क्या हो जाता है? ड्यू हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। तो अब बायर के पास भाई ऑप्शन है, बायर पेमेंट करके बिल को क्या कर सकता है? डिस्चार्ज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बायर के पास अभी भी पैसा नहीं है, तो बायर क्या बोलेगा? हाथ खोल के दिखा देगा, भाई पैसे तो नहीं है। सिंपल सी बात है। जब पैसे नहीं है ऐसा कहता है, तो क्या हो जाता है बेटा, इस केस में ये आपका बिल क्या हो जाता है? बताओ बेटा, बिल आपका डिसऑनर हो जाता है। देखो, अब यहां पे जनरल एंट्री क्या होगी, पहले जब बिल ड्रॉ करा करके एक्सेप्ट कराया गया है, तो वहां पे जनरल एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझ लो। देखो भाई, हमने अपना सेल किए थे, भाई क्रेडिट सेल किए, तो जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? सिंपल सी बात ही, हमारा डेटर्स आ जाएगा यहाँ पे, डेटर्स अकाउंट। ठीक है ना, डेटर्स अकाउंट टू सेल्स, ये हो जाएगी। और ये क्या करेगा बेटा, ये एंट्री क्या करेगा? परचेजेस अकाउंट टू, भाई ये लिख देगा अपना क्रेडिटर। ठीक है ना, क्रेडिटर्स। मतलब क्या है, सेलर अपना डेटर्स बढ़ा लेगा, डेटर से पैसा रिसीव करने होते हैं। और ड्रावर क्या करेगा, बायर क्या करेगा, अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर लेगा। सिंपल सी बात है कि हमको पेमेंट करने हैं। ठीक है ना। अब यहां पे ये आपका ड्रावर, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है बेटा, ये फर्स्ट एंट्री हो गई, जो आपने क्या किया है, माल को परचेज और सेल किया है। ठीक है ना, फर्स्ट एंट्री दोनों के बुक में हो गई। सेकेंड एंट्री हमने क्या देखा बेटा, कि हम अब क्या करेंगे, अपना एक, ये तो कैश की एंट्री थी, कैश की एंट्री कर लिए, ये एंट्री खत्म हो जाती है यहीं से। अब ये एंट्री आपकी आगे चलती है। ठीक है ना, ये एंट्री क्यों आगे चलेगी? क्योंकि हमने क्या किया है,
क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया है, बिल ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है, बिल ड्रॉ किया है। अब देखो बेटा क्या होगा, ये अपना जो डेटर्स है उसे राइट ऑफ कर देगा, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, बीआर आ गया। क्या आ गया, बीआर आ गया। तो ये अपने डेटर्स को क्या कर देगा, राइट ऑफ कर देगा। डेटर्स अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा, बीआर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। समझ में आया, डेटर्स राइट ऑफ हो गया कैसे, ठीक है ना। डेटर्स टू सेल्स किए थे, डेटर्स अकाउंट डेबिट में था, अब क्रेडिट हो गया, तो आपका क्या हो गया, ये राइट ऑफ हो गया। चलो सेम टू सेम, जब ये क्या करेगा, अपना बायर बिल्स को एक्सेप्ट करेगा, तो अपने क्रेडिटर को क्रेडिट से हटा करके डेबिट में करके राइट ऑफ कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स टू बीपी आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, ये आ गया आपका सेकेंड एंट्री, ठीक है ना। सेकेंड एंट्री हो गई। अब भाई 2 महीने 3 महीने क्रेडिट पीरियड होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो भाई, आपका क्या होता है, जैसे ही डेट कंप्लीट होती है उसमें आपको 3 डेज का क्या मिलता है, ग्रॉस ग्रॉस डेज मिलते हैं ना। ग्रॉस डेज जब ऐड कर दोगे तो आपकी मेच्योरिटी डेट आ जाएगी। जैसे आपकी मान लो कि 1 तारीख को डेट थी, 1 तारीख कंप्लीट ड्यू डेट आ रही थी, अब इसमें 3 डेज ऐड कर दोगे तो आपकी फोर्थ जो डेट आएगी वो आपकी मेच्योरिटी डेट हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट डेट आपकी ड्यू डेट थी, 3 डेज ऐड कर दिया, आपकी क्या आ गई, मेच्योरिटी डेट आ गई। चलो, अब नेचर ऑफ बिल अलग अलग प्रकार के होते हैं, बिल एट अ साइट, बिल आफ्टर डेट, उसके बाद बिल ऑन डिमांड। ओके, चलो इसकी बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। आगे ये समझते हैं कि आपने बीआर रिसीव कर लिया सेलर, और वो अपना बीपी इंक्रीज कर लिया। अब क्या होता है, 2 महीने 3 महीने कंप्लीट हो जाती है, डेट ड्यू हो जाती है। ओके, अब सेलर क्या करेगा, अपना बीआर लेकर के बायर के पास जाएगा, बोलेगा बायर से अपना बीआर लो और हमें हमारा पैसा पे करो, ठीक है ना। अगर वो पैसा पे कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पे करता तो आपका जो बीआर है वो डिसऑनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिसऑनर हो जाएगा। अब डिसऑनर के केस में नोटिंग चार्जेस लगता है, नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। नोटरी पब्लिक के पास जाओगे तो क्या लगेगा, भाई सिंपल सी बात है, चार्जेस लगती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज आपने क्या किया भाई, इंटरेस्ट ऐड करके 1-2 महीने के लिए आपने बिल्स के टाइम एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, रिन्यूअल ऑफ बिल। और ऐसा भी हो सकता है जो आपका बायर है, जिस जो डेटर्स है उसे पेमेंट करते हैं करना है, वो इंसॉल्वेंसी हो जाता है, ठीक है ना। रिटायरमेंट ऑफ बिल हो सकता है, बिल फॉर कलेक्शन, बिल्कुल बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेजा जा सकता है। कलेक्शन के लिए मतलब कि बिल की डेट कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या होगा, कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा, ठीक है ना, कि जाओ पेमेंट रिकवर के आओ। तो ये थी आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज की स्टोरी। अगर यहाँ पे पेमेंट मिल जाता तो हम क्या एंट्री कर देते बेटा, बताओ, हमें कैश मिलता, बीआर को हम क्या कर देते, राइट ऑफ कर देते। ये क्या करता, बीपी को राइट ऑफ करके कैश पे कर देता, खत्म हो जाता। अगर यहाँ पे डिसऑनर हो जाता, डिसऑनर के केस में आप सारा सब कुछ राइट ऑफ करके अपना डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इंक्रीज कर लेते, ठीक है ना। अब ये तो आपका पेमेंट हो चुकी है, क्या ये पेमेंट मेड है, पेमेंट मेड। अगर आपका डिसऑनर्ड हो जाता, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होता बेटा, आपका जो डेटर्स था वो डेटर्स फिर से आ जाता, उसके बाद डेटर्स टू अपना बीआर कैंसिल कर देते, और ये क्या करता, अपना बीपी को राइट ऑफ कर देगा, मतलब कैंसिल करेगा, और अपने बैंक को, भाई सॉरी, अपना जो वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को अपना क्या कर लेगा, इंक्रीज कर देगा। ये आपकी रिवर्स एंट्री हो गई है। ओके बेटा, समझ में आ गया, ये डिसऑनर की है। और आगे हम बात करते हैं
सारी की सारी। देखो अब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है, आप पढ़ लोगे। बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत सिंपल टॉपिक है। इट इज जनरल प्रैक्टिस दैट व्हेन गुड्स आर सोल्ड आर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड द सेलर एक्सटेंड्स अ क्रेडिट पीरियड टू बायर। ठीक है ना। समटाइम द सेलर में नॉट बी एन इन अ पोजिशन टू ऑफर क्रेडिट पीरियड। मतलब भाई क्या होता है, सेलर कभी कभी आपको क्रेडिट पीरियड नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी प्रोवाइड मतलब फील करता है। द परचेज इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इमीडिएटली। ठीक है बेटा। अब भाई आप बायर के पास भी पैसा नहीं है, इमीडिएटली वो पे नहीं कर सकता। इन सच सर्कमस्टांसेस द सेलर वुड लाइक दैट द परचेजर शुड गिव डिफिनेट प्रोमिस इन राइटिंग टू पे द अमाउंट ऑफ गुड्स। मतलब डिफिनेट प्रोमिस करवा लेंगे कि भाई इतने दिन में आपको क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। अ सर्टेन डेट विच ही कैन यूज टू generate immediate funds. Commercial practice has developed to treat their written promise into valuable instrument. Credit that when a written promise is made in proper form is properly stamped रहती है। ठीक है ना। अब आपका एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इट मस्ट बी राइटिंग, मस्ट बी डेटेड, मस्ट कंटेन इन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। द प्रॉमिस टू पे मस्ट अनकंडीशनल होना चाहिए। मनी मस्ट बी पेबल टू डिफिनिट पर्सन आर टू हिज ऑर्डर टू द बियरर। मतलब डिफिनिट पर्सन को आप पेमेंट करोगे जब तक वो क्या नहीं हो रहा है, या बियरर नहीं है। ठीक है ना। द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय द पार्टी टू whom द ऑर्डर इज मेड। क्या कह रहा है, ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय द पार्टी। ड्राफ्ट क्या हो जाती है, एक्सेप्ट की जाती है। सिंपल सी बात है। एक्सेप्ट की करके, ये देखो, मतलब कि जैसे अभी हमने बताया, इसे एक्सेप्ट करेगा कौन, बायर। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड तो होगी ही होगी। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। समझ में आया। चलो, अब ड्रॉवर किसे कहते हैं, ड्रॉवी किसे कहते हैं, पेई किसे कहते हैं, जानते हो पेई कौन होता है, जो पेमेंट करता है उसे हम पेई बोलते हैं। चलो, a bill of exchange can be passed on to another person by endorsement। देखो बेटा, अब आप अपने बिल को इंडोर्स भी कर सकते हो। कैसे इंडोर्स कर सकते हो, ध्यान से समझो। देखो बेटा, ये आपका क्या है, सेलर है, और ये आपका बायर है। ठीक है ना। अब बायर से आपने बिल एक्सेप्ट करा करके अपने पास बीआर ला के रख लिए। अब भाई सिंपल सी बात है, आपके पास टाइम है। ठीक है ना। अब आपने क्या किया, भाई बीआर एक्सेप्ट करा लिया है, अपने बीआर रख लिया, ये आपका असेट बन गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। बीआर किस नेचर को होता है, असेट नेचर की, और इसकी क्या हो जाती है, बीपी हो जाती है, बीपी बीपी। बीपी हाई वाली नहीं, ठीक है बेटा, बीआर। अब देखो, ये सेलर क्या कर रखा है, कहीं और सप्लायर से माल परचेज कर रखा है। अब ये उसको पेमेंट करना होगा। जब अगले कस्टमर से पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो ये पेमेंट करेगा कैसे सप्लायर को, तो ये क्या करेगा, अपने बीआर को ट्रांसफर कर देगा। ये सप्लायर का बोलेगा हमारे पास बीआर है, आप क्या करो, इसे रख लो। ठीक है ना भाई। अब जब ड्यू डेट कंप्लीट हो जाएगी, इस बीआर को लेके जाना, ये सेलर सॉरी बायर आपको पेमेंट कर देगा। सिंपल सी बात है। ओके। चलो, उसके बाद समटाइम्स इट में बी हैपेंड दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड ऑपरेशंस के लिए भी होता है। ओके। देखो ये क्या दे रखा है, आ स्पीसमैन ऑफ अ फॉरेन बिल एक्सचेंज इज गिवन बिलो। ठीक है ना बेटा। ये डेट लिखी हुई है, 90 days आफ्टर डेट ऑफ दिस फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड एंड थर्ड एट द सेम टेन्योर एंड डेट बीइंग अपडेट। ठीक है ना। पे टू द ऑर्डर ऑफ एम एस
वेन विंसेंट विंसेंट जॉन। ये आपका बिल है प्रॉपर तरह से ये क्या स्टैम्प है, ठीक है, हर एक चीज ये लिखी हुई है। अब आपको देखो क्या समझना है, फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ अ फॉरेन बिल। फॉरेन बिल ये हो सकते हैं, इनके एग्जांपल को याद रखो। कह रहा है बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया में पेबल आउटसाइड इंडिया, ऐसा भी हो सकता है भाई। आउटसाइड ड्रॉ कर सकते हो, पेबल इंडिया में हो सकता है। आउटसाइड इंडिया ड्रॉ कर सकते हो ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। फिर बिल ड्रॉन इन इंडिया a person resident outside India had made payable outside India। ठीक है ना। प्रोमिजरी नोट, अब ये प्रोमिजरी नोट क्या होता है बेटा, ये भी आपकी एक प्रकार से लीगल नोटिस होती है, सॉरी लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। प्रोमिजरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग द नॉट बीइंग अ बैंक नोट और एक्यूरेसी नोट containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to the order of certain person under section 32 subsection 2 of the Reserve Bank of India, okay, act as a promissory note cannot be made payable to bearer। ओके बेटा, चलो। हाँ बेटा, चलो आप शुरू कर, ये आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, ये समझेंगे जल्दी जल्दी। हाँ, ये थ्योरी पोर्शन अब एक बार इसे आप रीड कर लेना। ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिजरी नोट थ्योरी में आ सकता है, ठीक है ना। आपकी 5 नंबर की जो थ्योरी होती है इसमें आ सकता है, ठीक है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिजरी नोट में डिफरेंस आपका 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। बिल इज पेड बाय एक्सेप्टर, ठीक है ना। बिल इज पेड बाय एक्सेप्टर होता है। चलो यार, बिल द बिल कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे, प्रोमिजरी नोट नॉट contains only a promise to pay certain sum of money। There are generally three party drawer drawee and payee in bill of exchange। इसमें दो पार्टी मेकर एंड पे इन प्रोमिजरी नोट। तो ये सारे के सारे आपको डिफरेंस याद रखने हैं। एक्सेप्टर पेमेंट करता है, इसमें क्या है, प्रोमिजरी नोट इज पेड बाय द मेकर, ठीक है ना। नोट इज पेड बाय मेकर, इसमें ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, बिल्कुल क्रेडिटर ही ड्रॉ करेगा। प्रोमिजरी नोट इज मेड बाय डेटर, ये कौन करता है, मेड, डेटर। चलो, द ड्रावर एंड पेई में बी सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब ड्रावर एंड पेई सेम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोमिजरी नोट मेकर एंड पेई कैन नॉट बी सेम पर्सन, ठीक। इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द लाइबिलिटी ऑफ ड्रावर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। ही विल बी लाइबल ओनली इन केस द एक्सेप्टर डज नॉट ऑनर द बिल, ठीक है ना। In a promissory note, the liability of a maker is primary and absolute। A bill of exchange can be accepted conditionally। A promissory note cannot be made conditionally, ठीक है ना। Bill of exchange can be accepted conditionally, but promissory note cannot be made conditionally। फिर a bill of exchange notice of dishonor must be given। A dishonor is not required to in case of promissory note। In case of dishonor, bill of exchange must be noted and protested। नोटरी पब्लिक से करवाना पड़ेगा। नथिंग एंड नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द प्रोमिजरी नोट। तो ये डिफरेंस 5 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। रिकॉर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिजरी नोट। चलो जनरल एंट्री तो हम बता देंगे अभी। कह रहा टर्म्स ऑफ बिल, आफ्टर साइड का मतलब क्या होता है, आप बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइड इन टर्म्स ऑफ बिल बिगेन टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग। मतलब जब वो एक्सेप्ट कर लेगा उसी डेट से आपका बिल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा, आफ्टर साइट बोलते हैं। और जब इसे एक्सेप्ट किया जाएगा, कह रहा व्हेन बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट द टर्म ऑफ बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राविंग
द बिल। जब ये बिल ड्रॉ किया जाता है उसी डेट से क्या हो जाता है, ये कंप्लीट रन करने लग जाता है। एक्सपायरी एंड ड्यू डेट, आपकी ड्यू डेट कब एक्सपायर होती है, जब टर्मिनेट्स इज कॉल्ड एक्सपायरी ड्यू डेट ऑफ द बिल। ओके, आपको कितने 3 डेज का ग्रेस डे मिलता है। जैसे कि आपको हमने बताया, एक आपकी डेट है, ठीक है ना, 1 तारीख को क्या होती है, आपको 1 जनवरी या को कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अब आपको ये 1 जनवरी आपकी क्या है, ड्यू डेट है, ड्यू डेट है। अब इसमें आपको 3 डेज ऐड करना पड़ेगा, तो 4 जनवरी आपकी मेच्योरिटी डेट हो जाएगी, ठीक है ना। आफ्टर ड्यू डेट एंड ग्रेस डेट ऐड करने के बाद आपकी मेच्योरिटी डेट आती है, ठीक है ना। चलो, ये भी आसान है। बिल एट साइड, बिल आफ्टर डेट, ये तो सब हो जाएगा। एक बार रीड कर लेना, ये क्या दे रखा है, ड्यू डे, अलग अलग केसेस दे रखे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। नोटिंग चार्जेस आपका पे करता है एक्सेप्टर, ठीक है ना, नोटरी पब्लिक। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल समझ लेंगे क्वेश्चन में ही। आगे देखो क्या कह रहा है, रिन्यूअल ऑफ बिल के बाद रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। मतलब रिटायरमेंट क्या होता है, जैसे कि आपको पढ़ाने में, सॉरी, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट कह रहा है, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट। ध्यान से सुनो, आपका 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड था, आपके पास 3 महीने का टाइम था, किसके पास बेटा, भाई डेटर्स के पास। अब डेटर 3 महीने में पैसा कलेक्ट करके पे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आप 3 महीने क्रेडिट पीरियड लेते हैं, लेकिन आपके पास पहले पैसा आ जाता है। तो आप बताओ, 3 महीने बाद देते तो आपको पैसा उतना ही देना पड़ता, अब पहले दे रहे हैं तो आज आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई, कि आप पहले दे रहे हैं तो आपको कोई बेनिफिट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या मिलता है, रिबेट मिलता है, ठीक है ना। अगर आप बिल को डिस्चार्ज करते हो क्रेडिट पीरियड कंप्लीट होने से पहले, तो आपको क्या मिलता है, रिबेट मिलता है। चलो, ये आपका जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर सुजाता रिसीव 2 बिल्स। मतलब रिसीव 2 बिल्स का मतलब, भाई आपकी मिस्टर सुजाता रिसीव 2 बिल्स फ्रॉम मिसेज, मिसेज सुजाता फ्रॉम 2 बिल मिसेज अरुणा, डेटेड 1 जनवरी 2022। 2 मंथ का बिल है। द फर्स्ट बिल 10,200, सेकेंड बिल 15,000। द फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000, 200 रुपए डिस्काउंट दे दिया है। एंड द सेकेंड बिल वाज इंडोर्ड इन फेवर ऑफ MS श्री ऑन 3 जनवरी। जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सुजाता, ठीक है ना। देखो बेटा, अब आपको सबसे पहले इसमें क्या पहचानना पड़ेगा, कि मिस्टर मिस सुजाता क्या है, मिस MS सुजाता कौन है, और MS अरुणा कौन है, ठीक है ना। अब समझो बात को, अरुणा एक्सेप्ट किया ऐसा तो बता नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है मिस सुजाता रिसीव 2 बिल्स, मतलब अरुणा एक्सेप्ट करके बिल दे दिया होगा तो सुजाता रिसीव कर रहा है। ओके, डेटेड 1 जनवरी 2022 फॉर 2 मंथ्स, कितने के लिए, 2 महीने के लिए। द फर्स्ट बिल इज फॉर ₹10,200 एंड सेकेंड बिल इज फॉर 15,000, ठीक है ना। अब इसमें कोई सेल परचेज की बात की नहीं गई है, डायरेक्ट बिल की बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना बिल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुजाता के बुक में करना है, पहले तो पहचानो, रिसीव कर रहा है सुजाता BR, तो मतलब ये ड्रावर होगा, और अरुणा क्या होगा, ड्रॉवी होगा, ठीक है ना। ये चीज अच्छे से समझ लो, आपने ये पॉइंट समझ लिया। तो इसके पास क्या होगा, BP आएगा, आप जानते हो, इसके पास BR आएगा, ठीक। तो अब देखो,
दो बिल है, बिल वन बिल टू। ओके। मिस्टर अरुणा के बुक में करना है जनरल एंट्री। ठीक है। तो मिस्टर अरुणा की बुक में जनरल एंट्री करनी है तो क्या होगी बेटा? भाई सिंपल सी बात है, मिस्टर सुजाता रिसीव कर रहा है तो इसके पास बीआर आ जाएगा। बीआर वन, बीआर टू, कितना कितने का आएगा बेटा? 10,200 रुपए का, एक 15,000 रुपए का। अब आप क्या करोगे भाई? अपने डेटर्स को, जिसका नाम है अरुणा, अरुणा को क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे। कितना आ जाएगा? 15, 10, 25,200। ओके। ये आपकी बीआर की जनरल एंट्री हो गई। ठीक है ना? अब कह रहा फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक 10,000। ये आपका फर्स्ट बिल जो था, आपने क्या किया? बैंक को दे दिया। तो जनरल एंट्री क्या होगी देखो बेटा, अच्छे से समझो। बैंक के पास आपने अपना बीआर भेज दिया, तो बैंक आपको क्या दे रहा है? कैश देगा। कैश कितना मिल रहा है आपको? सिंपल पता है, 10,000 रुपए। ठीक है ना? और आप क्या दे रहे हो? डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो 200 रुपए का। ठीक है ना? और किससे मिल रहा है? बताओ बेटा। बैंक से। तो अब यहां पे क्या करोगे? अपना बीआर क्या कर दोगे? इंडोर्स कर दोगे या ट्रांसफर कर दोगे? ट्रांसफर कर दिए। ओके, समझ में आ गया? ये फर्स्ट बिल विद द बैंक 10,000 एंड द सेकेंड बिल वाज इंडोर्स्ड। ठीक है ना? जो सेकेंड बिल है उसे इंडोर्स किया जा रहा है मिस्टर श्री ऑन 3 जनवरी। ओके। 1 जनवरी को बिल रिसीव हुआ है और 3 जनवरी को किसी को इंडोर्स कर दिया गया। तो जिसको इंडोर्स किया गया है वो आपका सप्लायर होगा, क्रेडिटर होगा। तो उसे क्या कर दो आप? डेबिट में लिख दो, मिस्टर श्री, अकाउंट डेबिट। और टू क्या कर दोगे बेटा यहां पे? ओके बेटा, समझ में आया? बीआर हो जाएगा। मतलब 15,000 की इस बीआर को हमने इंडोर्स कर दिया किसी और को। ठीक है ना? समझ में आया बेटा ये सारा सब कुछ? चलो। तो अब देखो आंसर मैच करो, क्या कह रहा है ये? आपका सोल्यूशन क्या दे रखा है? ये देखो, बीआर टू अरुणा, हमने दोनों एक साथ दिखा दिए, अलग अलग दिखाए थे। बीआर 1 10,200 का, उसके बाद बीआर 2 15,000 रुपए का। ठीक है। टू अरुणा यही करे थे। सिंपल। फिर अब आपने क्या किया? यही हमने किया। भाई बैंक से हमको 10,000 रुपये मिल जाएगा, 200 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, तो 10,200 रुपया बिल्स रिसीवेबल में चला जाएगा। ठीक है। चलो। आगे क्या किया हमने? इंडोर्स कर दिया। श्री आपका क्या था? भाई सप्लायर था, क्रेडिट में था। जब उसे बीआर दे देंगे तो भाई श्री को क्रेडिट कर देंगे। ओके। चलो। है आसान। तो अब आपको क्या करना है भाई? इन सारे के सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लेने हैं। ठीक है ना?